दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज हम कुछ ऐसे विचार करते हैं कि आप कभी किसी सरकारी कार्यालय में तो गए होंगे किसी काम से और जाते रहते हैं। क्यों? मनुष्य को सरकारी कार्यालय से काम होता रहता है। आपने वहाँ देखा होगा, एक अधिकारी है, दूसरा कर्मचारी है, तो कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी दोनों होते हैं और इसी प्रकार शासन चलता है। आज हम दो कुंडलियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि एक अधिकारी बनता है और एक कर्मचारी बनता है। उसके बाद कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनते हैं और केम ध्रुव योग किस प्रकार बनता है, उसका भी विचार करेंगे। दर्शकों, आइए विचार करते हैं। दर्शकों, ये कर्मचारी की कुंडली है। इनका जन्म कुंभ लगन में हुआ। लगन के 19 डिग्री के लगभग इनके अंश हैं। द्वितीय भाव में मीन राशि, तृतीय भाव में मेष राशि, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में लग्नेश शनि है। तृतीय भाव में मिथुन राशि, पंचम भाव में मिथुन राशि और छठे भाव में कर्क राशि, सप्तम राशि में सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य और शुक्र बुध दोनों विराजमान हैं। अष्टम भाव में कन्या राशि का चंद्रमा, नवम भाव में तुला राशि, दसम भाव में गुरु, एकादश में धनु राशि और द्वादश भाव में मकर राशि में राहु और मंगल तकरीबन समान अंश के ऊपर हैं। दर्शकों, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था अखंड साम्राज्य योग। आजकल के जमाने में उसको सरकारी नौकरी का अच्छा प्रशासन योग कह सकते हैं या अच्छे एक अधिकारी की नौकरी का कह सकते हैं। मैंने उसका आपके सामने अखंड साम्राज्य योग का या सरकारी नौकरी समझो, उसका मैंने आपके सामने विश्लेषण किया था। इसी कुंडली में भी कुछ इसी प्रकार है। अखंड साम्राज्य योग कैसे बनता है मैंने उस दिन भी बताया था। आज हम उसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये कर्मचारी की कुंडली है, वो अधिकारी की कुंडली थी। जब द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, इसको इस तरह भी कहा जाता है धनेश, आयेश और धर्मेश। इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में हो। दूसरी शर्त है गुरु एकादश भाव यानी आमदनी का भाव, द्वितीय भाव धन का भाव और पंचम भाव इनका किसी का भी स्वामी होकर केंद्र में हो। कर्मचारी की कुंडली में पहली शर्त दोबारा करते हैं। धन भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कोई भी एक केंद्र में हो। तो नवम भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र केंद्र में है, सप्तम भाव में है। दूसरी शर्त गुरु भी केंद्र में होना चाहिए, लेकिन कैसे हो गुरु होना चाहिए? वो या तो एकादश भाव का स्वामी हो या धन भाव का स्वामी हो, द्वितीय भाव धन भाव बोलते हैं, या पंचम भाव का स्वामी हो। गुरु यहां पर एकादश और धन भाव का स्वामी गुरु भी केंद्र में है। ज्योतिष सूत्र के मुताबिक दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों ग्रह केंद्र में हैं। बाकी ग्रहों पर विश्लेषण करते हैं। नवम भाव का स्वामी शुक्र सूर्य से अस्त है। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। सूर्य की केंद्र दृष्टि दसम भाव पर है। हर ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान पर केंद्रीय प्रभाव बोलते हैं दृष्टि डालता है, उसका प्रभाव 75% मिलता है। तो सूर्य की मित्र राशि में दृष्टि दसम भाव पर है
वैसे ही दसम भाव का कारक है सूर्य, तो सूर्य की अच्छी दृष्टि यहां पर है, गुरु पर है। परंतु सूर्य सिर्फ मदद कर रहा है। कर्म भाव का स्वामी मंगल उच्च का होकर के दसम भाव में, द्वादश भाव में चला गया। अभी देखिए दोस्तों, ये तृतीय भाव में मेष राशि है। तृतीय भाव मेष राशि दाहिना हाथ है, लेखन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। लेखन शक्ति अच्छी होनी चाहिए तो अपने विचार पर जातक प्रकट कर सकता है। तृतीय भाव का स्वामी जाकर द्वादश भाव में मंगल सो गया, आलसी हो गया, उच्च का कोई प्रभाव नहीं रहा। यह जातक आलसी हो गया, इसमें पराक्रम की कमी आ गई, यह अपने विचार प्रकट नहीं कर सका। सूर्य ने थोड़ा साथ दिया केंद्र प्रभाव से, परंतु भाग्य का साथ नहीं है। मतलब भाग्य का साथ नहीं है। इस कुंडली में शनि लग्नेश है, शनि की दसम दृष्टि लगन पर है। शनि अपने भाव को ऊपर उठा रहा है, क्योंकि शनि दसम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, तो शनि का शुभ प्रभाव तो मिल रहा है। सूर्य मदद कर रहा है, गुरु अच्छा योग बना रहा है, दसम भाव में है, परंतु भाग्य भाव को अच्छा होना चाहिए था इस सूत्र के मुताबिक, तो वो है केंद्र में, लेकिन अस्त है, भाग्य का सहारा नहीं मिल रहा है। दर्शकों, एक बात हम हमेशा कहते हैं, जब कोई आदमी कर्म करता है तब भी कहते हैं भाई मेहनत करने से अगर भाग्य को भी साथ देता है तो आदमी ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति में कुछ ऐसा ही किया। गुरु और सूर्य तो मेहनत कराई, कर्म भाव का स्वामी और ये तृतीय भाव का स्वामी तो जाकर सो गया सहवास सुख में, आलस्य हो गया, मतलब आलसी हो गया। ऐसा बंदा आलसी हो जाता है, कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर पाया। लेकिन इनके थोड़े से प्रयास से यह जातक सिपाही में हो गया, यह जातक सिपाही में हो गया। अगर कहीं भाग्य साथ दिया होता, कर्म भी साथ दिया होता, मंगल भी इसको देखता है, अच्छा साथ दिया होता तो उच्च अधिकारी बनता, लेकिन सिपाही में, सरकारी नौकरी में हो गया। दूसरी कुंडली का मैंने पहले भी विश्लेषण किया था, फिर आपको ताजा याद कर देते हैं। यह अधिकार की कुंडली में वही है, द्वितीय भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी या भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो, तो यहां पर भाग्य भाव का स्वामी शुक्र केंद्र में आ गया, अच्छी डिग्री लेकर के बैठा हुआ, 20 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, और भाग्य का स्वामी लगन को ऊपर उठा रहा है। गुरु दूसरी शर्त है राजयोग में कि गुरु धन भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी या पंचम भाव का स्वामी होने के साथ केंद्र में हो, तो गुरु एकादश भाव और धन भाव का स्वामी है, केंद्र में है। इसमें देखिए कितनी पॉजिटिव बात आई कि कर्मेश मंगल है, कर्म भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यहां पर बैठा हुआ है, और तृतीय भाव में मेष राशि है जो कि लेखन शक्ति को बढ़ाती है। मंगल यहां 21 डिग्री लेकर के बलवान है, बैठा हुआ है, और मंगल की चतुर्दृष्टि कर्म भाव पर है। भाग्य अस्त नहीं है, बच्चे ने मेहनत की, भाग्य ने साथ दिया, ऊपर उठा, कुर्सी पर जाकर बैठ गया, अधिकारी बन गया। मैंने पिछले वीडियो में इसके लिए प्रति बताया था कि इसमें शनि अस्त है, लग्नेश अस्त होते हुए भी बच्चा अधिकारी बन गया, जो कि सेना में अभी उच्च अधिकारी के पद पर है। मैंने बताया था कि अगर ये जातक लग्नेश का नग पहनेगा, सूर्य को अर्घ देगा, तो और ऊंची तरक्की पर जाएगा। तो ये था अधिकारी का योग। सेम लगन में ये था कर्मचारी का योग, जिसका कि खुद कर्म
कर्मेश ने साथ नहीं दिया और भाग्य ने साथ नहीं दिया और सिपाही बन गया। दोनों में ये अंतर आया। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की स्थिति से, इन्हीं ग्रहों की डिग्रियों से, इन्हीं के अंशों से, इन्हीं के स्थान से हमारे बच्चे अधिकारी बनते हैं और इन्हीं के कमजोर होने से हमारे बच्चे कर्मचारी बनते हैं। तो मैंने आज आपको एक अधिकारी और एक कर्मचारी की तुलनात्मक दृष्टि, तुलनात्मक विश्लेषण करके बताया। दर्शकों, अब बात करते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या है? बहुत लोगों को यह भ्रम है कि विपरीत राजयोग, विपरीत बोल तो देते हैं विपरीत राजयोग। आज हम आपके सामने क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं विपरीत राजयोग क्या है। विपरीत का मतलब है उल्टा राजयोग। हमारे फलदीपिका में गर्ग मुनि ने, जातक परिजात ने, पराशर होरा शास्त्र में इन सब विपरीत राजयोग का वर्णन है। बताया जाता है कि छठा, आठवां, 12वां, ये छठा स्थान है, ये 8वां स्थान है, ये 12वां स्थान है। इनके स्वामी इन्हीं स्थानों में होते हैं, राजयोग बनता है, परंतु उसमें एक चीज भूल जाते हैं। क्या? मैं स्पष्ट बताता हूं। जैसे ये विपरीत राजयोग के मैंने उदाहरण के लिए कुंडली बनाई। ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है, ये 12वां भाव है। इस छठे भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध यहां अष्टम भाव में है। पहला विपरीत राजयोग है हर्ष याग योग। हर्ष विपरीत राजयोग में बताया गया है कि छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो। पहली शर्त, छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो या 12वें भाव में, और वह पाप प्रभाव में हो। उसके ऊपर या तो पाप ग्रह की युति हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तभी विपरीत राजयोग बनता है, अदरवाइज नहीं। ग्रह शुभ प्रभाव में विपरीत राजयोग नहीं बनता। फिर सुने मेरे दर्शकों, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी विपरीत राजयोग बनाते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में, 12वें भाव में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। मैंने यहां दिखाया छठे भाव का स्वामी बुध यहां पर है, अष्टम में है, लेकिन इस बुध को पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो राजयोग सफल होगा। दूसरा है सरल विपरीत राजयोग। सरल विपरीत राजयोग में बताया गया है कि अष्टम भाव का स्वामी, यहां पर वृश्चिक राशि है, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में मंगल हो या छठे भाव में मंगल हो। अष्टम भाव का स्वामी मैंने यहां बताया, आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। इतना याद रखो कि अष्टम भाव का स्वामी या तो अष्टम का स्वामी या तो छठे में हो या 12वें भाव में हो, तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। आपकी कुंडली में कोई भी लगन की कुंडली हो, सिर्फ आप छठा, 8वां और 12वां भाव को देखें, लेकिन वो भी पाप प्रभावित हो, तभी विपरीत राजयोग होता है। यानी विपरीत राजयोग में दो कंडीशन है। हर्ष में छठे भाव का स्वामी 8वें और 12वें में हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, युति से हो या दृष्टि से हो। सरल विपरीत राजयोग में 8वें भाव का स्वामी 12वें में हो सकता है, छठे में हो सकता है, वो भी पाप ग्रह से पीड़ित हो, चाहे युति द्वारा हो या दृष्टि द्वारा हो, तभी विपरीत राजयोग फलित होता है। तीसरा है विमल राजयोग। 12वें भाव का स्वामी, मैंने यहां पर 12वें में कालपुरुष की कुंडली ली है, 12 में मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु छठे भाव में हो सकता है, 8वें भाव में हो सकता है। तीसरा है विमल विपरीत राजयोग,
12वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, वो भी पाप प्रभाव में हो, तभी विपरीत राजयोग बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। होरा पराशर शास्त्र ने तो तीसरे भाव में भी विपरीत राजयोग बताया है। मैं यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूँ तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग छठे, 8वें, 12वें के भाव से जानते हैं। विपरीत राजयोग बनता है वह पाप ग्रह से पीड़ित हो। दर्शकों, आपने जब कभी 10th क्लास में, 10वीं क्लास में अलजेब्रा पढ़ा होगा, वहां पर -2 इंटू -2 आता था। जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4 आ जाता था। तो ये विपरीत राज उसी तरह से है, नकारात्मक को नकारात्मक देखता है तो पॉजिटिवली उससे डबल कर देता है, उसको डबल फायदा हो जाता है। हर चीज में उसको, धन में, सहूलियत में, ऐश और आराम में दुगना प्रभाव मिलता है। इसी को कहते हैं विपरीत राजयोग। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मैं यहाँ उम्मीद करता हूं कि मेरे दर्शक अभी समझ गए होंगे। दर्शकों, अभी बात करते हैं केमन धर्म योग। केमन धर्म योग तकरीबन सभी की कुंडलियों में होता है। क्यों होता है कि हमारा जो चंद्रमा है, इसकी गति इस प्रकार है कि 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर देता है। जिस तरह से हमारे दिमाग की गति चलती है कि हम अभी बैठे बैठे बॉम्बे, कलकत्ता, यूरोप में पहुंच जाते हैं, इसी तरह से चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। तो अधिक से अधिक कुंडलियों में केमन ध्रुव योग पाया जाता है। इसके भंग होने के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन भंग में पूरी तरह से तो फायदा नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ हानि होती है। हमारे केमन ध्रुव योग के बारे में होरा ऋषि पराशर होरा शास्त्र कहते हैं कि जिस कुंडली में केमन ध्रुव योग होगा वह जातक बुद्धिहीन, निर्धन, कठिनाई से घिरा हुआ होगा। सारी बात आ गई उसमें, तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी, निर्धन भी होगा और कठिनाइयों का पहाड़ होगा। गर्ग मुनि जी कहते हैं कि जिस कुंडली में केमन ध्रुव योग होगा उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, उसको परेशानी होगी, गरीबी होगी, उसको सेवक या नौकर की तरह रहना होगा। यह भी खराब बात हो गई। जातक परिजात में लिखा है कि जिस कुंडली में केमन ध्रुव योग होता है, अगर उस कुंडली में बाकी भी कितने भी राजयोग होने दो, उन सब का सफाया कर देता है, उनका सब का नाश कर देता है। केमन ध्रुव योग सबसे अधिक परेशानी छठे, 8वें, 12वें में करता है, क्योंकि छठे, 8वें, 12वें में चंद्रमा कमजोर हो जाता है। एक और बात दर्शकों ध्यान देने वाली बात, पहले तो मैं ये बताऊं, मान लिया ये छठे भाव में चंद्रमा है, किसी की भी राशि में छठे भाव में चंद्रमा है, तो उसके यहां पर भी दूसरा कोई ग्रह होना चाहिए। इसमें सूर्य, राहु, केतु की मान्यता नहीं है। यहां पर मंगल, शनि, गुरु, शुक्र आदि कोई भी आगे पीछे, चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी दूसरा ग्रह होना चाहिए, तो केमन ध्रुव योग नहीं होता। अगर कहीं पर भी एक जगह भी है तो भी केमन ध्रुव योग ही होगा। यानी चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रह चाहिए, उसको राहु, केतु और सूर्य को मान्यता नहीं है। तो बचे कौन? मंगल, बुध, शुक्र और गुरु, शनि, ये 5 ग्रह बचे। उनमें से कोई भी आगे पीछे होना चाहिए। अगर यहां पर भी है तो इस तरह से होना चाहिए। अगर अष्टम भाव में है तो सप्तम भाव में भी ग्रह होना चाहिए, नवम में भी होना चाहिए। अगर द्वादश भाव में तो यहां भी होना चाहिए। मैंने यहां पर ये कुछ भावों में दिखाया है। आपकी लगन कुंडली कोई भी लगन की हो, इस 12 भाव में से कहीं भी चंद्रमा हो, अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ये 5 ग्रह में से कोई ग्रह नहीं है तो समझो केमन ध्रुव योग है। ये केमन ध्रुव योग छठे, 8वें, 12वें में ज्यादा प्रभावी क्यों होता है?
क्योंकि इनमें चंद्रमा कमजोर हो जाता है और उससे भी ज़्यादा प्रभावी तब बन जाता है कि ये अशुभ नक्षत्र में हो, अशुभ राशि में हो, नीच राशि में हो तो और ज़्यादा प्रभावी बन जाएगा। देखो वो तो दर्शकों ऐसा है, ग्रह की स्थिति क्या है, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में है, कितने अंश है, उसकी बलवंता तभी कही जा सकती है। तो छठे, आठवें, 12वें में वैसे ही बोल देते हैं ये सोने का पाया, लोहे का पाया, लोहे का पाया, तो वो वैसे ही चंद्रमा कमजोर रहता है ना। हाँ, तो इसकी स्थिति कमजोर रहती है। कृष्ण पक्ष में और कम हो जाती है। पंचमी कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष में पंचमी तक कमजोर ही चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा की बहुत ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ग्रहों की पंचायत में युवराज है। युवराज को अगर ये नीची कुर्सी मिल गई तो क्या फल देगा। ये सब नीची कुर्सियां, छठे, आठवां, 12वां, ये नीची कुर्सियां हैं, अशुभ कुर्सियां हैं। अशुभ जगह पर एक युवराज क्या फल देगा। और युवराज के पीछे, आगे पीछे एक बॉडीगार्ड चाहिए, एक ग्रह यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो केम ध्रुम योग नहीं होगा। अगर चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में है, अशुभ राशि में है, नीच राशि में, तो उसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी। अब आता है दोस्तों इसका भंग का। केम ध्रुम योग भंग के प्रमाण हमारे ज्योतिष आचार्यों ने बताए हैं कि भाई केंद्र में हो, उच्च राशि का हो, चंद्रमा अपना उच्च राशि का हो, स्वयं राशि का हो, उससे केंद्र में गुरु हो, गुरु की दृष्टि हो, ये लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होता है। 70-80% का फायदा होता है, नुकसान फिर भी होता है। वो केम ध्रुम योग का इस तरह से समझ लो कि बाहर गर्मी है और मैं एसी में हूं, तो मेरे एसी रहने से बाहर की गर्मी तो खत्म नहीं होगी, थोड़ा बहुत नुकसान तो रहेगा ही, लेकिन भंग होने से राहत होती है, बिल्कुल राहत होती है। भंग होने से राहत कह सकते हैं। और जब केम ध्रुम योग नहीं होता और कुंडली में अच्छे प्रकार के योग होते हैं तो जातक और ऊंचे उठता है। इस कुंडली में चंद्रमा, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा यहां है। विपरीत राजयोग की बात मैं कर रहा हूं। जब यह विपरीत राजयोग आया, इस सलन कुंडली में मैं आपको उदाहरण दे दूं, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर है, 28 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। दर्शकों ध्यान दो, इस चंद्रमा पर राहु की नवम दृष्टि है। राहु के 19 अंश से इसके 28 अंश है, थोड़ा सा प्रभाव दे रहा है, थोड़ा सा प्रभाव दे रहा है। दर्शकों यहां पर विपरीत राजयोग तो बना रहा है चंद्रमा, क्योंकि राहु का प्रभाव यहां पर ऑटोमेटिक मिल रहा है, परंतु चंद्रमा केम ध्रुव योग में फंस गया। चंद्रमा से आगे तो कोई ग्रह नहीं है, तो ये चंद्रमा के यहां भी ग्रह होना चाहिए था ना आगे ना, तो इसका पूरा, इस राजयोग का पूरा फल मिलता और केम ध्रुव भी नहीं होता। तो ये होता है केम ध्रुव योग। ये मैंने आपको बताया विपरीत राजयोग। ये ना समझें छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें बैठेगा तो देगा, उसको पाप प्रभावित होना जरूरी है। -2 × -2 = 4 होना आवश्यक है। दर्शकों आज की इस वीडियो में मैंने कर्मचारी और अधिकारी दो की कुंडली का तुलनात्मक बताया, ताकि आप अपनी कुंडली को देखें। इन कुंडलियों को संवारा जा सकता है। दर्शकों संवारने के पीछे एक बात याद आ गई। जिस मकान की दीवारें अच्छी हो उसमें हम प्लस्तर कलर लगा करके अच्छा बना सकते हैं। जिसकी मकान की दीवारें अच्छी नहीं होगी तो हमको कुछ नहीं करने में। इसकी दीवारें अच्छी हैं क्योंकि शुक्र अस्त है, शुक्र का नग पहनो। भाग्य का नग पहनना उसके लिए ऑथराइज है, वो पहन सकता है, उसका भाग्य उज्जवल होगा। बुध अस्त है, बुध का रत्न पहनो। लगने से लगन को देख रहा है, अपने भाग्य से उठेगा, फर्क पड़ेगा, पहले से अच्छा होगा। छोटे मोटे उपाय हैं, उनको करने से अच्छा रहेगा। ये जातक शुक्र का रत्न पहने, बुध का रत्न पहने, शुक्र और सूर्य को जल दे। जल की प्रक्रिया मैंने पहले भी बताई थी कि सुबह होते ही 1 घंटे में जल देना चाहिए सूर्य को, उसका फल मिलता है। क्योंकि हर दिन सुबह उसी वार की होरा होती है, सूर्य को भी जल जाता है और बाकी ग्रहों को भी जल जाता है।
ये जातक सूर्य शुक्र का लग्न पहने, भाग्य का ऊंचा उठेगा, सूर्य को जल दे। इसका ऑलरेडी मैंने पहले बताया है, लग्न इसका रत्न पहने और सूर्य का जल दे तो जातक की राह आसान होगी। दर्शकों, मैं समझता हूं आज की इस वीडियो में आपको ये तुलनात्मक विचार, एक अधिकारी एक कर्मचारी जो कि देखने में एक जैसा लगता है, उनका समझ में आया होगा। आप अपनी कुंडली देखें, दोस्तों की देखें, जहां ये छोटे मोटे उपाय आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने विपरीत राजयोग का कई बार आप लोगों के सामने विश्लेषण किया, आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने केम ध्रुव ये बताया, केम ध्रुव कितने किस्म का, 3 किस्म का नॉर्मली है। हमारे फलदीप का, गर्ग जी ने, जातक परिजात और परसा होरा साहब ने, इन सभी ने इसको बताया। होरा पराशर साहब क्या बोलते हैं, बुद्धिहीन, निर्धन, कठिनाई। गर्ग जी आचरण अच्छा नहीं, परेशानी, गरीबी, सेवक नौकर जैसी। जातक परिवार कुंडली में सभी राजयोग भंग करते। सबका सारांश एक ही है कि ये परेशानी देने वाला योग है, केमध्रुम योग। इसका निवारण अवश्य करना चाहिए। सबसे अच्छा इसका निवारण है, भोलेनाथ को पकड़ लो, सोमवार को जल अभिषेक करो। और आपका अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, चंद्रमा का नग पहन सकते हैं तो चंद्रमा का नग पहने, उनसे भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है क्या उपाय करना चाहिए, आपकी कुंडली में किस जगह पर है, उसी हिसाब से उपाय करना बेटर होता है। दर्शकों, मैंने आज की वीडियो में आपका जो ज्ञानवर्धक ज्ञान का मार्गदर्शन किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मेरा वही है कि आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को आप लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करें, ताकि और दूसरे अपने यार दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। क्योंकि आज का वीडियो अपने आप में उन्नति के शिखर पर मदद करने वाला वीडियो है। धन्यवाद।